जय साथियों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जीके ट्रिक के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो संपूर्ण सामान्य ज्ञान है उसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे और ये चुटकी में याद कर पाएंगे आप संपूर्ण यूपी जीके। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और हम उत्तर प्रदेश की हर एक चीज़ के बारे में जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों में बात करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं ट्रिक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सामान्य ज्ञान। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य परिचय के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सामान्य या बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। तो आपको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। वर्तमान में राजधानी कौन सी है यूपी की? तो राजधानी इसकी लखनऊ है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% है। और यह उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? तो वर्तमान जिलों की संख्या अभी आपकी 75 है। कुल मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। डिवीजन या कुल मंडल कितने हैं? 18 हैं। जिले 75 हैं। जनसंख्या की दृष्टि में जो आपका भारत में पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक क्या है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में? तो ये है अशोक ने पलाश के फूल सारस और बारहसिंगा को दिए। क्या ट्रिक? अशोक ने पलाश के फूल सारस और बारहसिंगा को दिए। तो जैसे वृक्ष की बात करें कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? तो ये पलाश या टेशु है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रॉच। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम है। जैसे पलाश और टेसु का एक ही वृक्ष है, सॉरी पुष्प है, लेकिन अलग अलग नाम है। वैसे ही राजकीय जो पक्षी है सारस और क्रॉच ये भी एक ही है। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा है। यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। और राजकीय मछली मोय या चीतल है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखते हैं कि जो एक रिंग बना होता है, ठीक है, एक रिंग होता है, इसमें दो मछली होती है। ठीक है, और एक तीर और एक धनुष होता है। ये स्वीकृत कब किया गया था? तो ये 1938 में इसको स्वीकृति मिल गई थी राजकीय चिन्ह के लिए। ठीक है, और अब यहाँ से शुरू होता है तीसरा पॉइंट, जो समवर्ती राज्य। ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट, यानी कि भारत का जो उत्तर प्रदेश है इसके समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जो साथियों यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक देश के साथ लगा हुआ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसकी ट्रिक की बात करें तो हिम और उत्तरा ने हरि के राज्य में मध्य से 36 झाड़ू बिहार और दिल्ली में बेचे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। हिम से क्या हो जाएगा आपका? हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिम से हुआ आपका हिमालय, जो कि सबसे छोटी सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश जो नॉर्थ साइड पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा बनाता है। उत्तरा से हो गया आपका उत्तराखंड, हरि से हो गया हरियाणा। ठीक है, हरि से हो गया हरियाणा, और राज्य से हो गया राजस्थान, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, जो कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनती है यूपी की? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, जो आपके दक्षिण वाले जितने भी जिले हैं, 11 जिले, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और आपका नेक्स्ट है 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झाड़ू से हो गया झारखंड, और बिहार तो है ही। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें
तो यह नेपाल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ है, तो नेपाल के साथ। कितने राज्य, सॉरी कितने जिले साझा होते हैं इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं नेपाल की, तो 7 जिले। ठीक है, ये रहा साथियों यूपी का मैप। ठीक है, ये यूपी का मैप है। जैसे कि यह देखिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश के सबसे, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड है। ये आपका हरियाणा है। ये आपका राजस्थान के साथ ये सीधा जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये आपका, ये भी यहाँ तक राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। ये आपका एमपी यहाँ से शुरू हो जाता है, एमपी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 11 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये बिहार है। ठीक है, और नेपाल के साथ ये यहाँ से यहाँ तक साझा करता है सीमा। ठीक है, तो ये आपके राज्य हो गए। ठीक, ये राज्य और जो इंटरनेशनल सीमा साझा करती हैं, ये आपको टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा है, तो आपका सहारनपुर पड़ता है। ठीक है, अब सबसे दक्षिण में बात करें तो सोनभद्र है, और सबसे पूर्व में आपका बलिया है। ठीक है, और बात करें सबसे जो है पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा होगा, पश्चिम में आपका शामली पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छा शामली है। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब हम चलिए आगे के बिंदुओं पर बात करते हैं। चलिए साथियों, यहाँ से देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ की हम ट्रिक बात करें, ट्रिक के बारे में, तो यूपी के लोग आम और अमरूद खाकर अल्लूगाना उगाते हैं, फिर गेहूं पीसकर दूध पीते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन में प्रथम कौन कौन सी चीज़ों में है यूपी। ठीक है, तो आम है, आम में उत्पादन में पहले नंबर पर है, अमरूद पर, आलू पर। ठीक है, आलू हो गया आपका, गन्ना हो गया, गेहूं और दूध। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पांचवा बिंदु, प्रमुख लोक नृत्य और कला। तो प्रमुख लोक नृत्य और कला में इसकी ट्रिक क्या है, कथक करते हुए रासलीला और नौटंकी मत करो, नहीं तो चरकुला गिर जाएगा। ठीक है, तो आपके जैसे उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नौटंकी सबसे लोक नृत्य माना जाता है उत्तर प्रदेश का। आपका नेक्स्ट है रासलीला। तो रासलीला ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, मथुरा वृंदावन का ये नृत्य है। तो ये है आपके नृत्य। ठीक है, चरकुला कहाँ का है, तो चरकुला भी उत्तर प्रदेश का है। ये ब्रजभूमि का नृत्य है। इसमें से सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा जलाकर रखा जाता है। ठीक है, इस नृत्य में। अगला है आपका कजरी। तो कजरी मिर्जापुर और पूर्वांचल में गाई जाती हैं, और ये सावन के महीने में गाई जाती है। ठीक है, कजरी। नेक्स्ट है आपके यहाँ से प्रमुख नदियाँ स्टार्ट होती हैं। प्रमुख नदियाँ, इसकी ट्रिक क्या है, तो गंगा और यमुना ने गोमती में घाघरा धोकर रामगंगा को दिया। ठीक है, तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, गंगा और यमुना ने गोमती में घाघरा धोकर रामगंगा को दिया। तो गंगा जो है, गंगा कैसी नदी है, गंगा सबसे बड़ी नदी है जो है भारत की कहें या फिर उत्तर प्रदेश की कहें, यह सबसे बड़ी नदी है यूपी की। ठीक है, यह बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और बलिया से बाहर निकलती है। और इसकी लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर आप बता सकते हैं। ठीक है, यमुना, तो यमुना जो है सहारनपुर से प्रवेश करती है। गंगा जो है ये बिजनौर से प्रवेश करती है, लेकिन यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है। गोमती कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, गोमती जो है पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, और ये मैदानी नदी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका रामगंगा और घाघरा नदी, ये भी उत्तर प्रदेश की है। अगला है आपका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक होगी साथियों, दूध जो है दुधवा पीकर चंद्रप्रभा नवाब बन गई। दुधवा पीकर चंद्रप्रभा नवाब बन गई। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये लखीमपुर खीरी में है, और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा भी है यूपी का। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये चंदौली में पड़ता है, और यूपी का ये सबसे पुराना है। जो चंद्रप्रभा है, ये यूपी का सबसे पुराना है, 1957 का है ये। ठीक है, चंद्रप्रभा। और सबसे बड़ा पूछे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये
यूपी के उन्नाव में पड़ता है और यह यूपी का पहला पश्चिम बिहार भी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हस्तिनापुर की बात है तो ये मेरठ में पड़ता है। मेरठ मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा है। सॉरी, यूपी का, हाँ यूपी का सबसे बड़ा हस्तिनापुर है। जो सॉरी गलती से हमने दुधवा बताए, ये दुधवा कुछ समय पहले था, लेकिन अभी जो हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, लेकिन पार्क में भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे सबसे बड़ा, तो ये आपका हस्तिनापुर है। अगला है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ये ललितपुर यूपी का सबसे छोटा है। जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर में है और यह यूपी का सबसे छोटा पार्क है। ठीक है, वन्यजीव विहार। अब है यहाँ से प्रमुख शहरों के उपनाम। तो प्रमुख शहरों के उपनाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी ट्रिक क्या है? नवाबों के शहर से पेठा और सुरमा लेकर चमड़े के बैग में नाथनगरी गए। ठीक है। तो आपका नवाबों का शहर कौन सा है? तो लखनऊ को आप नवाबों का शहर और बागों का शहर कहते हैं लखनऊ को। आगरा को क्या कहते हैं? ताज नगरी या पेठा नगरी कहा जाता है। बरेली को सुरमा की नगरी या सुरमा की नगरी कहते हैं। ठीक है। और इसी बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एक कानपुर। तो कानपुर जो चर्म नगर, इसको यानी कि लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत का ये मैनचेस्टर भी कहलाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर कहलाता है। अगला है आपका वाराणसी। तो वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मोक्षदायिनी, इन नामों से बनारस को या वाराणसी को जाना जाता है। गोरखपुर को नाथ नगरी या गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। रामपुर को चाकुओं का शहर कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। ठीक है। मेरठ को खेल का सामान कहते हैं। खेल का सामान यहाँ से आता है। कैंची नगर भी मेरठ को कहा जाता है। अलीगढ़ को जो है ताला की नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गए शहरों के उपनाम। अब यहाँ से शुरू होता है साथियों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री रहे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचित्रा कृपलानी को जाना जाता है, जो कि भारत के किसी भी राज्य की पहली सीएम रही हैं। पहली महिला सीएम कौन रही है? भारत के पूछे या यूपी के, तो एक ही नाम आएगा, सुचित्रा कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है ये सरोजनी नायडू थी और ये भारत की प्रथम महिला भी रही हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू, चाहे यूपी की पूछे चाहे भारत की, तो दोनों महिला में सुचित्रा कृपलानी आएंगी, चाहे यूपी की चाहे भारत की। और राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू आएंगी। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में उस जो है उपस्थित है। इसका खंडपीठ लखनऊ में है। और सबसे बड़ा उद्योग की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग की बात करें तो ये हरकथा होता है। ठीक है, हथकरघा, जो कि कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है हथकरघा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो आप गोरखपुर बताएंगे। खिचड़ी त्योहार भी गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा आपका कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे? मथुरा में। और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है। ठीक है। यहीं पर गोरखनाथ जी का मंदिर है। बात करें साथियों उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, तो 2011 के बाद अभी जनगणना यूपी में नहीं पूरे भारत में कहीं पर हो ही नहीं। तो लास्ट जनगणना कब हुई? 2011 में। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बात करें तो इलाहाबाद की भीड़ ने गौतम से पढ़ाई की और जौनपुर में लिंगानुपात बढ़ाया। तो ये ट्रिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। इलाहाबाद की भीड़ थी ना यहाँ पे, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सबसे ज्यादा भीड़ वाला या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये महोबा की है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है। सर्वाधिक कहाँ की है? प्रयागराज की है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। 2011 जनगणना के अनुसार ये बिंदु हैं। 2011 की जनगणना में सब जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो गौतम बुद्ध नगर था। न्यूनतम जनगणना वाला, तो सॉरी, न्यूनतम लिंगानुपात, एक मिनट रुकिएगा। जैसे सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो जौनपुर का रहा है 1024 पुरुष पर
एक जो 1024 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि महिलाओं की संख्या जो जनसंख्या रही है, ये जौनपुर में ज़्यादा रही है पुरुषों की अपेक्षा। यानी कि 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। कहाँ का? ये सेक्स रेशियो जो है जौनपुर का है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का रहा है, जो कि 851 महिलाएं रही हैं 1000 पुरुषों पर। यूपी का कुल जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो कुल जनसंख्या घनत्व जो उत्तर प्रदेश का है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यूपी का औसत लिंगानुपात क्या है? तो 912 है। राष्ट्रीय की बात करें तो 943 है, यानी भारत का पूछेगा तो 943 है, और उत्तर प्रदेश का 912 है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ठीक है, यूपी का लिंगानुपात। नेक्स्ट है आपका प्रमुख जनजातियां। तो मेजर ट्रिबल्स यानी कि प्रमुख जनजातियां, इसकी बात करें तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी ट्रिक बनी है साथियों, थारू ने दिवाली पर शोक मनाया, बुक्का ने बिजनौर में गोंड को बुलाया। ठीक है, तो गोंड जनजाति सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड समूह है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड समूह है। थारू जनजाति, यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और ये तराई के क्षेत्र में गोरखपुर में निवास करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाती है, कौन सी जनजाति, तो क्या बताएंगे आप? थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की है, और यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कहाँ रहती है? तराई के क्षेत्र में रहती है, और ये गोरखपुर के आसपास निवास करती है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है आपका बुक्सा या भोक्सा जिसको कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है। आपसे पूछे बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये मुख्य रूप से तो ये बिजनौर में पाई जाती है। माहीगीर, यह जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। अगर पूछे आपसे कि इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है आपकी माहीगीर। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। सोनभद्र में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जिनको आप एसटी कहते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। न्यूनतम एसटी वाला जिला यानी कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है न्यूनतम सबसे कम? तो ये है बागपत में। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है साथियों आपका पॉइंट नंबर 12, प्रमुख झीलें और ताल। प्रमुख झीलें और ताल, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी ट्रिक है साथियों आपकी, रामगढ़ के ताल में फुलहर खिले और सुराहा ताल में कीमत जो है कीठम बैठे। ठीक है, तो फुलहर झील की बात करें हम तो फुलहर झील कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। ठीक है, और यहीं से गोमती भी निकलती है। इसी फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। जो फुलहर झील है पीलीभीत में, यहीं से इसी झील से आपकी गोमती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है आपका कीठम झील। तो कीठम झील जो है इसको सूर सरोवर झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये आगरा में है। सूर सरोवर झील कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। सुरहरा ताल कहाँ पर है? सुराहा ताल ये बलिया में है। ठीक है, ये कहाँ पर है सुराहा ताल? ये बलिया में है। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल साथियों आपका गोरखपुर में पड़ता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपका सोनभद्र में पड़ता है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसको मानव निर्मित कहा जाता है। बल्लभ पंत सागर जो है यह सोनभद्र में बनी हुई है, बनाई गई है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बखीरा। बखीरा झील कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है साथियों पॉइंट नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें साथियों तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी ट्रिक है साथियों आपका, चौधरी ने लखनऊ में क्या? चौधरी ने लखनऊ में, लाल बहादुर ने काशी में, और वाल्मीकि ने अयोध्या में उड़ान भरी। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है? काशी में। और वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये अयोध्या में। ठीक है, देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी में पड़ता है, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये वो है बाबतपुर बनारस। ठीक है, बाबतपुर वाराणसी में पड़ता है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नोएडा में है, जो कि गौतम बुद्ध नगर है, और यह एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट है। ठीक है, एशिया का है, मतलब भारत का छोड़ो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महारसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। ये नवनिर्मित यानी कि सबसे नया है।
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर का है। अब यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 14 साथियों, जिसमें प्रमुख मेले और महोत्सव हैं। ठीक है, प्रमुख मेले और महोत्सव, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी ट्रिक बनेगी साथियों, नौचंदी का मेला मेरठ में लगा, सुलह ए कुल से आगरा में दादरी के पशु बिके। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स रही है। बात करें कुंभ मेले की, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ये लगता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और हर 12 वर्ष में ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला साथियों ये आपका मेरठ का है। नौचंदी मेले मेरठ जो मेला कहाँ का है? यह मेरठ का है, और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला, ठीक है, कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। सुलह ए कुल महोत्सव आगरा का है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये भी है। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो बटेश्वर मेला साथियों यह आपका आगरा में लगता है, और यह एक जो है पशु मेला है, ऊंट मेला या पशु मेला इसको कहा जाता है। बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है आपका दादरी मेला, ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, और यह भी एक पशु मेला है। दादरी और बटेश्वर ये दोनों कैसे मेले हैं? पशु मेले हैं। नेक्स्ट है आपका सैयद सलाह मेला। तो सैयद सलार मेला ये बहराइच का है। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर का है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? ये सहारनपुर का है। अब साथियों यहाँ शुरू होता है आपका खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो खनिज संसाधन की बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या बनेगी? मिर्जा का चूना, ललितपुर का यूरेनियम, तांबा और बांदा का हीरा। ठीक है, तो यूरेनियम ललितपुर में है, यूपी का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम मिलता है, कहां पर? ललितपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तांबा। तांबा यानी कि कॉपर, तो ये कहां पर? ये भी ललितपुर में है। ये जो है सोनराई क्षेत्र में है। तो देखिए जो आपका ललितपुर है, ललितपुर में यूरेनियम है और कॉपर है। ठीक है, यूरेनियम और कॉपर कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम और कॉपर। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर। तो चूना पत्थर साथियों ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में है। हीरा कहाँ है? ये बांदा और मिर्जापुर में है। हीरा पूछे अगर आपसे, तो ये बांदा और मिर्जापुर है। कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 16, प्रमुख जो अनुसंधान संस्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है साथियों? लखनऊ में विष, ध्यान देंगे, लखनऊ में विष औषधि और वनस्पति है, जबकि कानपुर में दाल और चीनी है। ठीक है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कानपुर में है। कानपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर नॉर्थ में पड़ता है ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कानपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय शर्करा यानी कि शुगर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कानपुर में है। दलहन और चीनी, ठीक है, दलहन और चीनी दोनों कहाँ पर हैं? कानपुर में है। केंद्रीय विष यानी कि टॉक्सिलॉजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। ठीक है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में पड़ता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जतनगर बरेली में है। अगर पशु या पक्षी पूछे, पशु और पक्षी दोनों कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली। अब साथियों यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 17, एक जिला एक उत्पादन। ठीक है, एक जिला एक उत्पादन, तो यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। अलीगढ़ जो है ताले और हार्डवेयर का है। ठीक है, अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, ये इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है फिरोजाबाद को। अगला आपका भदोही, तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है आपका बनारसी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, और जो मेरठ है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 18, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल में आपका जो आपका सारनाथ है, वाराणसी में पड़ता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुशीनगर क्या है? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ वाराणसी में दिया।
कुशीनगर में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रावस्ती जो है साथियों, बात करें श्रावस्ती की, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पर दिए थे। तो तीनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, या कह सकते हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की बात करें साथियों, तो यह आगरा में है। यहाँ पर यह बुलंद दरवाजा है, और ये गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसको बनवाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कभी कि फतेहपुर सीकरी क्यों बनवाया था, पहले पूछे किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो गुजरात की विजय के बाद अकबर ने इसे बनवाया था, ठीक है। चलिए साथियों, अब यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा के बारे में, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर लें। और जो लोग चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो ध्यान देंगे, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है लोकसभा में 80 लोकसभा में 31 राज्यसभा वाले गए, 403 विधान बनकर, और 100 परिषद में बैठे, ठीक है। 80 लोकसभा में 31 राज्यसभा वाले गए, 403 विधान बनकर, और 100 परिषद में बैठे, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा की सीटें अगर पूछे यूपी में तो 80 हैं, और यह भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, ठीक है। यानी कि ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। इसीलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 80 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। अगला है आपका राज्यसभा की सीटें, तो 31 है, और ये भी भारत में सर्वाधिक हैं, ठीक है। विधानसभा की सीटें 403 हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक हैं, ठीक है, भारत के सर्वाधिक हैं, यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें सब चीज की जाए। आप लोकसभा के लीजिए 80 सीटें, राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीटें, विधानसभा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें 403, विधान परिषद में 100 सीटें, जो कि उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य है, ठीक है। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, तो 8 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन किया गया। अब यहाँ से शुरू होता है साथियों 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश, 1857, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहां से भी यूपी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या है कि कानपुर के नाना ने लखनऊ की बेगम और झांसी की रानी के साथ मिलकर प्रयाग में जो है लियाकत दिलाई। तो ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे कि मेरठ के बारे में, तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। जो आपका 1857 का क्रांति हुई, तो कहाँ से शुरू हुई, तो 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। नेतृत्व किसने किया था, तो कदम सिंह ने किया था। किसने किया, कदम सिंह ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया, तो कानपुर से नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने, मुख्य रूप से नाना साहब रहे, और तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था, ठीक है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल रही हैं, झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, और यहाँ से तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया था। कानपुर से नाना साहब का भी साथ दिया था, और तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ झांसी से दिया था, ठीक है। और प्रयागराज से लियाकत अली खान रहे हैं, यानी कि इलाहाबाद से। अयोध्या यानी कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे। अब कहाँ से किसने नेतृत्व किया यूपी से, तो ये चीजें रही। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 21 शुरू होता है, ऊर्जा और विद्युत परियोजनाएं, यानी कि एनर्जी एंड पावर प्रोजेक्ट्स। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपके सामने है, यानी कि आपका है बुलंदशहर के नरौरा में परमाणु है, सोनभद्र के ओबरा में तापी ऊर्जा, ठीक है। तो आपसे पूछे कि नरौरा में क्या है, तो नरौरा कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में पड़ता है, परमाणु केंद्र है सोनभद्र में, तापी ऊर्जा है, ठीक है। तो देखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, बुलंदशहर यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये नरौरा में पड़ता है, नरौरा, सॉरी, ये बुलंदशहर में, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में, और ये रूस की सहायता से स्थापित है, ठीक है। जो नरौरा है, सॉरी, ओबारा, जो ओबरा है, ये किसकी सहायता से है, तो रूस की सहायता से है। कहाँ पर है, सोनभद्र में लगा हुआ है। हरदुल्लागंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका अलीगढ़ में है, यूपी का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र, जो कि 1942 में स्थापित हुआ था। और सबसे बड़ा
ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? ये मिर्जापुर विजयनगर में है, ठीक है। यहाँ शुरू होता है साथियों आपका प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो प्रमुख बांध और नदी घाटी परियोजनाओं में इसके टिक क्या है? तो बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट में बने हैं, और रिहन पर सोनभद्र टीका है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। माता टीला बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बांध के नाम से इसको माता टीला बांध को कहा जाता है। आपसे पूछे माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। इसका अन्य नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका राजघाट बांध। तो राजघाट बांध कहाँ पे है? ये बेतवा नदी में है। कहाँ पर? ललितपुर में। यह यूपी का सबसे, सॉरी, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अगर आपसे पूछो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना से कौन सा बांध बना हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? राजघाट बांध, ठीक है। किस नदी पर था? तो बेतवा नदी, ललितपुर में। नेक्स्ट है आपका रिहन बांध। तो यह रिहन नदी सोनभद्र में है, और इसके पीछे बनी झील गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत झील है सोनभद्र की, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रामगंगा बांध। तो ये रामगंगा नदी पर है, जो कि बिजनौर में है, और यूपी का जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध कैसा है? तो यह यूपी का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से पॉइंट नंबर 23 शुरू होता है। एक्सप्रेसवे का राज्य। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, ठीक है। यानी कि पूरे भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ से शुरू होता है साथियों। देखिए पहला है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। कहाँ पर है? तो मेरठ से प्रयागराज, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है यह है मेरठ से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद तक है, और ये लगभग 594 किलोमीटर है, और यह अभी निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है, लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। अगला है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ से गाजीपुर लगभग 341 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पूर्वांचल, ठीक है। नेक्स्ट आपका यमुना एक्सप्रेसवे। तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक बना हुआ है, और यह जो है 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। आपका अगला है बुलंदखंड एक्सप्रेसवे। तो यह चित्रकूट से इटावा लगभग जो है 296 किलोमीटर या 300 किलोमीटर इसको कह सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो कि चित्रकूट से इटावा तक है। अगला यहाँ शुरू होता है पॉइंट नंबर 24। यहाँ पर जलवायु और कृषि क्षेत्र के बारे में बात होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो जलवायु कहाँ पर कैसी है, तो जो बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, तो यह कैसी है यहाँ की जलवायु? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून है यहाँ पर, ठीक है। और कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कृषि को 9 भागों में बांटा गया है। भाभर और तराई क्या है? तो ये भाभर और तराई हिमालय की तलहटी का अ, ककरीला और पथरीला क्षेत्र भाभर है, और दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है, ठीक है। आपसे दोनों पूछता है, भाभर और तराई दोनों पूछता है। तो भाभर क्या है? तो हिमालय की तलहटी में जो कंकरीला, जहाँ पर कंकर पत्थर आदि हैं, तो उसको भाभर कहा गया है। और जो दलदली क्षेत्र है उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। तरी कहाँ पर होता है? जहाँ पर नमी होगी तो तराई हो गया, और भाभर यानी कि कंक्रीट वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका खादर और बांगर। तो खादर और बांगर क्या है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। यह नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला आपका कराइल मिट्टी। तो कराइल मिट्टी क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कराइल मिट्टी कहा जाता है, जो कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इस मिट्टी में कपास बहुत अधिक मात्रा में उपज इसकी होती है, उत्पादकता होती है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम, देखिए, तो पूछे प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। यूपी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है हिंदी का कौन सा? तो बनारस अखबार। और यह बनारस अखबार जो है यह हिंदी का प्रमुख समाचार पत्र भी है पहला। और ये कब आया था? तो 1845 में
गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसको प्रयागराज वर्तमान नाम में जानते हैं, प्रयागराज के नाम से। और यह स्थापित कब हुआ था? तो 1887 में। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। पूरब का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कृषि विश्वविद्यालय, तो ये चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है आपका? कानपुर में पड़ता है। ठीक है। और अगला है आपका टाइगर रिजर्व, तो ये प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1987 में खुला था। ये कहाँ पर है? तो यह लखीमपुर खीरी में है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सामान्य ज्ञान थी, संपूर्ण जीके थी, जो कि हमने आपको ट्रिक के माध्यम से और ऐसे प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझाने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे कि जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।